for my lifetime. So my own skill set is completely different from criminal law and so on and so forth, or evidence and courts and that, because mine is more commercial and so on and so forth. But I'm liking it so much, and my compliments to both you and Dhananjay. I think you are doing particularly good job, that you have actually invoked that interest amongst us, which is a brilliant thing. Thank you. Thank you, Mr. Rajiv and Indradeep. Actually, this is, I can say, the greatest kind of compliment which a teacher can receive. I should not use the word teacher because I am younger to many of you, but it is one of the greatest, I mean, compliment which me and Mr. Mishra has received. But the other thing behind the bush is that if you are saying that otherwise you are not interested, it means कि पहले जो हो रहा था वो satisfactory नहीं था. तो वो कॉलेज के नहीं सर, लॉ ऐसे लग रहा है, सॉरी टू कट यू सर, लॉ लग रहा है कि आप लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग दैट, और जो सो आई हैव इंटर्न इन द हाई कोर्ट एंड वेयरएवर, सो आई यूज्ड टू हैव दीस वेरी, वही बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होती थी, बेलेबल, नॉन बेलेबल, सब्सटैंटिव लॉ, व्हाट इज दिस, सो आई हैड दोस क्वेश्चंस, और उस टाइम नाउ आई फील सो स्टूपिड बिकॉज़ नाउ वी आर बीइंग टॉट. तो मुझे भी इंटर्नशिप से पूछा था कि आपको सीआरपीसी पढ़ा है आपने, एविडेंस, आई वाज लाइक नहीं. सो देन दे हैड द आइडिया कि ये, देन आई गॉट इट, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो actually law applicability is very difficult. नहीं, I am really very happy. और स्टैंडर्ड का फिर जो बार होता है ना, वो भी हाई होता जाता है. उसके बाद फिर आपको भी ये चैलेंज होता है कि अगली क्लास में आई हैव टू परफॉर्म मच बेटर, कि ये इंटरेस्ट बना रहे. तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट. और आप लोग मतलब मेहनत करें. और सबसे अच्छी बात है कि जब आपको पढ़ाते हो हमें भी इंटरेस्ट आता है, बिकॉज यू पीपल आर सो वंडरफुल एंड सो इनटू इट दैट आई फील कि भाई मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, तो मुझे भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है. तो द क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो. एंड मिस्टर राजीव, आई वुड लाइक टू से कि हालांकि मेरा एरिया ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, फैमिली, ये वाला एरिया है, बट अगर मुझे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन भी पढ़ाने के दिया जाएगा तो आई कैन इवोक दैट स्पार्कल इन दैट सब्जेक्ट ऑल्सो. अगर वो बात होगी. चलिए, थैंक यू सो मच नीलम मैम, नाइस टू सी यू. और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग वीडियो ऑन करते हैं तो अच्छा लगता है, अदरवाइज फिर हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं वीडियो बंद होता है तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पाता. तो अब हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं. अब जैसे हमारा सब्जेक्ट है, और मतलब अब कई चीज़ें हमारी बेटर हो रही हैं, जैसे अब लॉ का सब कुछ सेपरेट किया जा रहा है. वी विल बी गेटिंग समवन टू हेड, आई मीन फॉर द लीगल फील्ड. तो थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. और अब हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जो हमारा चल रहा था. तो वी आर डिस्कसिंग एविडेंस लॉ. और एविडेंस लॉ में हमारा जो इशू था, मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन दिया था कि एविडेंस लॉ क्या है, वेदर इट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, वेदर इट इज़ सब्सटेंशियल लॉ, ये है क्या चीज़, इसका काम क्या है. और ओवरऑल मैंने पूरा एक पोस्टमार्टम करा हुआ था आपके इंडेक्स का कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. तो फिर हम बिल्कुल बेसिक टेक्निकलिटीज़ में आ गए थे रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स. अब जब हम यहाँ पे आते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वाइट बोर्ड यूज़ करते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रा सा आप याद रखें, फिर मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में आऊँगा. जस्ट अ मोमेंट. आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं भी आऊँगा इसके टेक्निकलिटीज़ में, कि वी आर हैविंग 3 पार्ट्स, टोटल 3 पार्ट्स. जो हमारा पार्ट 1 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से बेसिक शुरू होती है. एंड द पार्ट 1 इज़ फ्रॉम सेक्शंस 1 to 55. इसमें फिर आगे, बल्कि आप इसे जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कॉमन सेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा हमें बेयर एक्ट का भी आइडिया होना चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए भी, और कई दफ़ा लॉजिकल सीक्वेंस समझने के लिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक एक्ट. बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है इसको, क्योंकि एविडेंस ऐसी चीज़ है, अगर एविडेंस का सिस्टम ठीक नहीं होगा तो वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटल फेल हो जाएगा. इवन इफ यू हैव द बेस्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट, बेस्ट काइंड ऑफ, आई वोंट से पनिशमेंट, अगर बेस्ट काइंड ऑफ क्रिमिनोलॉजी और पिनोलॉजी को भी आप मतलब फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसमें अब रिफॉर्म्स आता है, ओपन प्रिजन्स आते हैं, फॉरलॉग आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्रिमिनोलॉजी में. क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम को लेसन करना, क्योंकि जैसे हम पहले कहते हैं, मतलब आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टाइम एंड अगेन, कि सोसाइटी जो है हमारा, आप एक ये समझ ले कि एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट है, ये फ्यूल है सोसाइटी. और जितना अच्छा फ्यूल होगा तो उसका बाय प्रोडक्ट उतना कम होगा.
अगर आप अच्छा फ्यूल जलाएंगे तो जो उसका स्मोक है या जो बाय प्रोडक्ट है वो बहुत हल्का आएगा। तो जो सोसाइटी हेल्दी है उसमें क्राइम कम होगा। ये कहना कि क्राइम खत्म हो जाएगा सोसाइटी, तो इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अ यूटोपिया। ये यूटोपियन एक खाम ख्याली है कि क्राइम खत्म हो जाएगा। तो वेदर इट इज अ राम राज्य और रियासत मदीना और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि क्राइम ना हो। क्राइम होना जरूरी है, ह्यूमन सोसाइटी का ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो क्राइम इज गोइंग टू हैपन, इट इज अ यूटोपिया टू थिंक अ क्राइमलेस सोसाइटी, इट इज नॉट अचीवेबल एट ऑल। तो अब जैसे फ्यूल अच्छा होगा, सोसाइटी अगर हेल्दी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छा है, क्रिमिनोलॉजी अच्छी है, पनिशमेंट का सिस्टम अच्छा है, रिफॉर्म का सिस्टम अच्छा है, अगर ये सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट हमें अच्छे तरीके से पता है, तो फिर क्या है, क्राइम अपने आप कम हो जाता है। तो ये एक साइन है हेल्दी सोसाइटी की, इससे फिर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। अब दूसरी चीज़, ये एविडेंस एक्ट की इंपॉर्टेंस। अगर आपके पास बेस्ट आईपीसी भी है, आपके पास मतलब हमारे वहाँ होता था कि मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं वो अलग चीज़ें हैं, फिर हम देखते हैं कि पीडोफाइल के केस, पीडोफिलिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के, पॉस्को आ गया, रेप केसेस नहीं रुकते हैं, तो रिपोर्ट ही नहीं होते रेप केस। पहले तो लेस देन 2% रिपोर्टिंग है रेप केसेस की, जो स्टडी है। और उसके बाद से 2013 में आफ्टर द निर्भया हमने उसमें भी अमेंडमेंट ला दिया, बट चीज़ें कहीं सही हो ही नहीं रही हैं। तो द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली ऑफ हैविंग अ गुड सब्सटेंटिव लॉ, बट जो प्रोसीजर एंड एविडेंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन पार्ट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट आता है, ये एविडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे डिपेंड करता है। यस मिस्टर राजीव। So I think I'm now, my understanding is कि conviction rate को ऊपर करने के लिए it's very important to do a logical investigation and evidence thereof. Am I right? Yes, Okay. of course. और कन्विक्शन रेट को ऊपर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक साइंटिफिक और रैशनल वे में हम जाएं, और उसके अलावा वे पीछे आते हैं कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो कि वहाँ पे वो फ्री फील करे जाके वहाँ पे अपनी बात रखने की, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि हम वहाँ तक पहुँचें, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होगा, या पता चला कि चक्कर ही काट रहे हैं थानों के। तो एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सुनवाई हो। तो ये अच्छा, कन्विक्शन, अब मेरा ये मानना है कि कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्विक्शन रेट, लेकिन जो मेन जजेस का काम होता है या जुडिशरी का, वो कन्विक्ट करने का नहीं है। मतलब अगर मैं ये कहूँ मैं इसके भी खिलाफ हूँ प्रोसिक्यूशन के, हमारे वहाँ जो सिस्टम है कि वो प्रोसिक्यूशन मतलब टोटली उसको कन्विक्ट कराने के लिए हमारा सिस्टम चल रहा होता है। हमारा सिस्टम जो होना चाहिए, इट शुड बी फाइंडिंग ऑफ ट्रुथ, कि हमने ट्रुथ फाइंड किया ना, आफ्टर ट्रुथ फाइंड करने के बाद हम चार्जशीट फाइल करेंगे। ये मकसद ना हो कि हमें सिर्फ कन्विक्ट ही करना है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना होता है। बट वही बात है, लेकिन अगर हम देखें हमारे वहाँ, तो ऐसे तो लॉ काम कर नहीं रहा उस प्रॉपर तरीके से, और अगर करता है तो उसमें कन्विक्शन करना चाहें तो कई हमारे पास एरर्स हैं। तो इस वजह से एविडेंस लॉ का ये आता है। तो अब एविडेंस का मेन काम ही ये है, जैसे कि राजीव साहब ने भी जिक्र किया था सुशांत सिंह राजपूत वाले केस का, कि जैसे टीवी पे डिबेट्स होते हैं, अब जब ये चीज़ें कोर्ट में पहुंचेंगी, तो अब वहाँ पे कोर्ट में पहुंच गई, एफआईआर हो गया, मैटर स्टार्ट हो गया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई 156 सीआरपीसी से। अब 156 सीआरपीसी से लेके 173 सीआरपीसी तक ये बताया हुआ है पुलिस वाला कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, किन किन लोगों को अटेंडेंस के लिए बुलाएंगे, किन को एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे, किन का कन्फेशन कराएंगे, कन्फेशन ऑन कैमरा होगा नहीं होगा, फिर वो रिमांड पे कैसे लेंगे। तो 157 उसमें आता है कि 14 दिन की कस्टडी भेजेंगे, 7 दिन की, और अगर ऐसे थानेदार काम नहीं कर रहा आईओ तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, या एफआईआर क्वैश करानी, तो क्या ये एक पूरा सिस्टम है। लेकिन मोटे तौर पे जब कोर्ट में बात आएगी तो वहाँ ये बात आएगी कि हम किस इशू पे बहस करेंगे। जैसे अगर मैं सिविल लॉ की बात करूं, एविडेंस जो है हमारा ये सिविल में भी लग रहा है और क्रिमिनल में भी। सिविल में बात आ गई, एक आदमी ने ये कहा कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और ये कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है और इसका वायलेशन हुआ है, तो उनको उसके सबूत में कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, इसे हम प्लेंट कहते हैं। अगला आदमी, उसको 1 महीने का टाइम है, उसको रिटन स्टेटमेंट देना एक एक चीज़ को डिनाई करते हुए। अब अगर उसने डिनाई किया और बाद में ये जो आ जाते हैं आपके प्लेंटिफ, ये कहते हैं एक डॉक्यूमेंट हमारा और था, एक डॉक्यूमेंट हमारा और था, तब कोर्ट ये कहेगा वो रेलिवेंट है वहां पे वो डॉक्यूमेंट। लेकिन अब कोर्ट ये कहेगा वहां पे आके कि भले से ये रेलिवेंट है, लेकिन एविडेंस एक्ट के तहत अब आप इसको नहीं बता सकते। अब मैं इस पे आपको वो एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने क्यों आपको ये बताया। सेक्शन 5 निकालिए एविडेंस एक्ट का, मैं यहाँ पहले शेयर करना, एक सेकंड। सेक्शन 5 ऑफ एविडेंस एक्ट,
स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, थैंक यू मिश्रा जी। Evidence can be given of fact and issues and relevant fact. Evidence can be given any source of reading. जी, अब जैसे मैंने आपको जो अभी अभी एग्जांपल दिया है, अगर हम ऑफ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पे आ जाते हैं, ये चैप्टर 2 है। आप अब हेडिंग डालिए, एक पेपर पे हेडिंग डालिए, एविडेंस एक्ट, पार्ट 1 के आगे लिखिए फ्रॉम 1 to 55। पार्ट 1 के आगे फ्रॉम 1 to 55। 1 to 55 is dealing with relevancy of facts. It is the most important principle and part of evidence act. तो सेक्शन 1 to 55 के आगे आप लिखिए पार्ट 1, और इसमें चैप्टर 1 डालिए प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 डालिए प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जो बेसिक डेफिनेशन होती है, कोर्ट क्या है, एविडेंस क्या है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है, मैं वो अभी 2 मिनट में सब आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो 1 to 4 आपका प्रिलिमिनरी है, एंड दैट इज चैप्टर 1। मेक अ काइंड ऑफ इंडेक्स। क्लियर है जी? उसके बाद लिखिए चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और यहाँ पे आप बनाइए एक ब्रैकेट 5 to 55 लिखिए। 5 to 55 लिखिए। Is this chapter? चैप्टर 2 5 to 55। ये 5 to 55 तक आ रहा है ये चैप्टर, और ये पार्ट 1 आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको रेलिवेंसी बताता है, फैक्ट इन इशू बताता है। आगे के जो आपके चैप्टर्स और पार्ट्स हैं, आगे के जो आपके चैप्टर्स और पार्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि फिटनेस कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रूफ करने हैं, लेकिन मेन रिलेवेंसी जो है आपकी वो ये है। तो इसको आप कह सकते हैं ये बिल्कुल हार्ट एंड सोल ऑफ एविडेंस एक्ट है, पार्ट 1, दैट इज फ्रॉम 1 to 55, एंड कंसेप्चुअलिटी भी ज़्यादा यहीं पर ही है। और ख़ास करके ये जो 1 to 4 है, जो प्रिलिमिनरी क्लॉज है, ये आपको बहुत ही ढंग से पढ़ना है, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ें क्लियर करेगा। व्हाट इज कोर्ट, व्हाट इज प्रोसीडिंग, व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज conclusive proof, what is shall presumption, what is may presumption। तो ये सारी जो छोटी छोटी बारीक सी बातें हैं, ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी प्रिलिमिनरी से। तो 1 to 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। हेलो मिस्टर राजीव जैन। और उसके बाद से चैप्टर 2 5 to 55 आपका रेलिवेंसी से रिलेटेड है। तो अब आप इतना लिख लीजिए, अब मैं बताना शुरू करता हूं। अब देखिए, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई मर्डर होता है, कोई लेडी है, उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया। अब लेडी जलते हुए बर्निंग कंडीशन में बाहर आती है और चिल्लाती है कि ये देखो बर्लिंगटन ने मेरे साथ क्या किया, सी व्हाट बर्लिंगटन हैज डन टू मी, सी व्हाट बर्लिंगटन हैज डन टू मी। ये वो लेडी चिल्लाते हुए आ रही है जिसको उसके हस्बैंड ने जलाया है। ये फैक्ट है, अभी हम ये मान के चलते हैं। और उसी वक्त उसका हस्बैंड पीछे से आता है कि थैंक्स गॉड आई एम रिड ऑफ हर, कि शुक्र भगवान का, शुक्र खुदा का कि मैं इससे अब छुटकारा मिल गया। वो ये चिल्लाते हुए निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुद्दा बन जाएगा, इसमें क्या मुद्दा बनेगा, अब आएगा कि भाई फैक्ट क्या है। तो अभी मैं फैक्ट की डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है। फैक्ट वो चीज होती है, कोई भी स्टेट ऑफ थिंग या स्टेट ऑफ अफेयर को हम कहते हैं फैक्ट। किसी ने शराब पी रखी है तो वो फैक्ट है, उसने अपनी वाइफ को जलाया वो फैक्ट है, उसकी वाइफ को जलते हुए कोई देख रहा है ये भी फैक्ट है, कहीं रॉबरी हो रही है ये भी फैक्ट है। और फैक्ट की क्या अच्छा, कोई कोई शख्स जो है कोई ओपिनियन रखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को लेके एक ओपिनियन रखता हूँ,
और वो ओपिनियन मैंने कई दफा कई जगहों पे जाहिर किया है. आई हैव स्पोकन माय फीलिंग्स एंड माय ओपिनियन रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड अदर पीपल नो कि मेरा ये ओपिनियन है. सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. अगर लाइन कहीं अलग अंदाज में लिखी हुई है, इस तरीके से एक लाइन लिखी हुई है कि हमें लगता है कि ये किसी चीज की फिगर बन रही है इन लाइनों से, तो ये भी फैक्ट है. किसी शहर का एसएसपी फलाना एक्स है, ये भी एक फैक्ट है. तो जो भी स्टेट ऑफ थिंग्स होती हैं उनको हम फैक्ट कहते हैं बेसिकली. और ये फैक्ट इन इशू तब बनता है, ये फैक्ट इन इशू तब बनता है जब एक फैक्ट है और मैं पार्टी एक्स में ये कहता हूं कि आई टीच लॉ, दिस इज अ फैक्ट. ये फैक्ट है, ये अनडिस्प्यूटेड है, ये फैक्ट है, ये स्टेट ऑफ थिंग है. जब मैं कहता हूं आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ लॉ and someone else comes and say no, I am the best teacher of law, so now Mr. Y disputing me Mr. X. तो जब ये डिस्प्यूट हो गया एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेके, तो ये बिकम हो जाता है फैक्ट इन इशू. तो फैक्ट इन इशू जो होता है, फैक्ट इन इशू जो होता है उसका फैक्ट के साथ चोली दामन का साथ होता है. अब इसको दो तरीके से हम समझते हैं, आप चाहें तो उसको लिखिए. फैक्ट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंडम, FACTUM, फैक्टम प्रोबेंडम. This is known as the principal fact. Factum probandum. This is known as the principal fact. जैसे जब इंटरेस्ट और यूजरी की बात होती है तो एक आपका मूलधन होता है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और एक उसका इंटरेस्ट वाला एरिया होता है, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड हैं. जब आपको देना है तो यू हैव टू गिव बोथ, यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट मनी ऑल्सो एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो. तो बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड दे बोथ आर लिंक्ड टुगेदर. उसी तरीके से अब फैक्ट मैंने आपको जो बताया, मैं पीछे जाके अभी प्रॉपर्ली और एग्जांपल के साथ फैक्ट में समझाऊंगा. फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब है प्रिंसिपल फैक्ट. आई एम सेइंग दैट आई एम a law teacher, this is the principal fact. Then I am claiming I am the best teacher of law and someone else says no, you are not, he is or she is. तो अब ये प्रूफ करने के लिए कि मैं बेस्ट टीचर ऑफ लॉ हूं या नहीं, मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग शो करूं, मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक शो करूं, मैं अपने आर्टिकल जो जर्नल्स में पब्लिश हुए इंटरनेशनल में शो करूं. तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये एविडेंशियरी आ जाती हैं. इसको हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडा, फैक्टम प्रोबेंशिया, PROBANTIA, फैक्टम प्रोबेंशिया. दिस इज एविडेंशियरी फैक्ट. प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूफ करने के लिए जो दूसरे फैक्ट बताए जा रहे हैं वो है फैक्टम प्रोबेंशिया, FACTUM PROPANTIA. दिस इज एविडेंशियरी फैक्ट. तो अब ये प्रूफ करने के लिए कि आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ लॉ, अब जो मैं सबूत दूंगा या और लोग जो सबूत ला के देंगे वो चीज क्या है, एविडेंटरी फैक्ट है. प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूफ किया जा रहा है. तो आप इस पे ऐसे समझ लें, जो प्रिंसिपल फैक्ट है दैट इज फैक्ट एंड द अदर थिंग्स बिकम फैक्ट इन इशू. अब ये फैक्ट इन इशू हो गया. फैक्ट क्या है, मैं कहता हूं आई एम अ लॉ टीचर, ये क्लियर है, ये अनडिस्प्यूटेड है, ये एक सेट ऑफ थिंग है. फिर अगला कहता है कि नहीं आप बेस्ट लॉ टीचर नहीं है, मैं कहता हूं मैं बेस्ट लॉ टीचर हूं, ये हो गया फैक्ट इन इशू. अब आप इसको सीपीसी से जोड़ के समझिए. ऑर्डर 4 आप देखेंगे सीपीसी का, आप नोट कर लीजिए. उसमें बताया गया है कि डिस्प्यूट और इशू वही होता है जब एक पार्टी एजर्ट करे, दूसरी पार्टी डिनाई करे. व्हेन देयर इज एजर्शन बाय मिस्टर एक्स एंड डिनायल बाय मिस्टर वाई, देन इट बिकम्स अ इशू और अ फैक्ट इन इशू. द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इशू इज सेम. हम सीपीसी में फैक्ट नहीं लिखा हुआ, ऑर्डर 4 सीपीसी जो है हमारा, और हम एक होलिस्टिक व्यू रखना है, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस प्लस सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके ऊपर ग्रैंड नॉर्म आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर जो चीज है वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. क्योंकि अगर हम देखें इंग्लैंड में तो बहुत जमाने तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म था. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक प्रिंसिपल है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस को फॉलो करने की. अब वो चीज कैसी लाई जाए, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपना. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मीन्स टू अचीव सम एंड, एंड दैट एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म.
तो जब हम कभी भी इस बात पे एनालिसिस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कि कैसी वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे वहां या किसी पर्टिकुलर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि नहीं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे ऑर्डर 4 में सीपीसी में ये बताया गया कि एक्स ने एक स्टेटमेंट दिया, वाई ने एक स्टेटमेंट दिया, और ये एक एजर्ट कर रहा है एक फैक्ट को, दूसरा डिनाई कर रहा है एक फैक्ट को, तो ये इशू है। तो यही बन जाता है आपका फैक्ट इन इशू। फैक्ट ये है कि मैं लॉ टीचर हूं मगर मैं कहता हूं मैं बेस्ट हूं, अगला कहता है कि आप बेस्ट नहीं हो, वाई बेस्ट है। तो अब ये जो लड़ाई है ना हम दोनों की, ये है फैक्ट इन इशू। अब ये फैक्ट और फैक्ट इन इशू क्लियर हो गया, इनमें रिश्ता क्या है, और इनको आप फैक्टम प्रोबेंडम दैट इज द प्रिंसिपल फैक्ट एंड फैक्टम प्रोबेंशिया दैट इज द एविडेंशियरी फैक्ट। एविडेंशियरी फैक्ट जो है वो हमेशा फैक्ट इन इशू के साथ आता है। अब ये दो चीजें हो गई। अब इनको प्रूफ करने के लिए अगर मैं क्या करूं, मैं अपना स्टेटमेंट बताता हूं, नहीं मैं अच्छा हूं, तो कोर्ट कहेगा ये रिलेवेंट नहीं है, आपकी बात रिलेवेंट नहीं है। हालांकि अगर कहीं और ऐसी बात हो, एडमिशन किसी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये रिलेवेंट नहीं है। या कोई ऐसा आदमी जिसको कोई जानकारी नहीं है वो आके कहे ये बेस्ट है, तो ये एविडेंस नहीं माना जाएगा इसको रिलेवेंट। या मान लें कि कोई बायस्ड विटनेस है, वो आके कहता है ही इज द बेस्ट या ही इज द वर्स्ट, तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो ये अब ये रेलिवेंसी डिसाइड करने के लिए कि फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू को, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, फैक्ट मैं सबसे बेस्ट हूं या नहीं, ये फैक्ट है, इसको प्रूफ करना है। अब फैक्ट इन इशू ये बात बन गई, फैक्ट इन इशू आई एम द बेस्ट और नॉट, आई एम ए टीचर, इट्स ओके। अब जो सबूत मैं दूंगा उनको माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिसिबल होगा, रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, इसे हम कहते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब क्या चीजें रेलिवेंट है, मेरी क्लासेस का डेमो रेलिवेंट है, मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक रेलिवेंट है, मेरे उन स्टूडेंट्स के साथ क्या केमिस्ट्री है, दैट आल्सो बिकम्स रेलिवेंट समटाइम्स। तो ये सारी चीजें जो है ये बन जाती हैं रेलिवेंसी। अब ये रेलिवेंसी डिसाइड कैसे होगी, यही है ना सारा खेल इसका पूरा 1 to 55 का। तो 1 to 55 में अलग अलग तरीके से जितनी भी ह्यूमनली पॉसिबल थी कंडीशन सर्कमस्टांस सोचने के लिए कि रेलिवेंसी किन किन मुद्दों पे आ सकती है, उनको अलग अलग तरीके से 1 से लेके 55 और खास करके 5 से लेके 55 में बताया गया है इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, इन दिस कंडीशन क्या रेलिवेंट है। तो ये होता है रेलिवेंसी का। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में कि 20 ईयर्स पहले उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके वजह से वो डिप्रेशन में था, तो कोर्ट कह सकता है कि इररिलेवेंट है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन एक चीज ये भी है कि लोग कहे कि नहीं वो उसी वक्त से किसी डिप्रेशन में आ चुका था, देयर वाज सम काइंड ऑफ हार्ट और रिमोर्स या कोई इशू था, तो वो अब ये देखना पड़ेगा। तो कई पैमाने और मेजर्स बनाए हैं हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारे जजेस ने, जिस 100-150 साल की मेहनत है, बल्कि और ज्यादा की, और जो चेंज होती रहती है क्योंकि लॉ इज डायनामिक, सोसाइटी इज चेंजिंग। तो रेलिवेंसी के लॉ ऑफ साइबर स्पेस में अलग होंगे, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इश्यूज होगा तो वहां पे रेलिवेंसी कुछ अलग होगी, डायनामिक्स चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लॉ इज नॉट एग्जॉस्टिव, इवन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अगर आप डेफिनेशन पढ़े, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव, ये सपोर्टिव है। तो अब मुझे लगता है कि फैक्ट, अब मैं डेफिनेशन क्लॉज पे भी अभी आऊंगा, अब मुझे ये लगता है कि फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू आपको कुछ हद तक क्लियर हुए। थोड़ा सा इस वाले पार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, फिर आगे थोड़ा टेक्निकल है, कॉन्सेप्चुअलिटी में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए Sorry, sir. Sir, is character, sir, I know you mentioned this before, but can we take character when we're deciding cases, and is character taken in account? Very good question, and you have rightly mentioned that I have discussed this. I have given a passing remark in the last class. I am coming to it. मैं जो भी आपको रिलेवेंसी समझाऊंगा ना, बल्कि इट्स गुड कि you have preempted what I would have told you after few minutes. So it shows your level of interest. तो अब मैं देखिए इसमें, अब फैक्ट पता लग गया, फैक्ट इन इशू, और फैक्ट इन इशू के बाद रेलिवेंसी क्या है। तो अब रेलिवेंसी के लिए थोड़ा सा आप पीछे आइए, मैं आ रहा हूँ अभी इस चीज पे। अभी कितना टाइम बाकी है, नहीं होगा तो हम 10-20 मिनट क्लास आगे बढ़ा लेंगे। ये यहाँ ये देखिए, ये देखें जस्ट, so we will continue for other half an hour if it is। अब ये देखिए, या
जो मैंने आपको फैक्ट की डेफिनेशन दी, ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई बहुत गुस्से में था, कोई बहुत गुस्से में था, ये भी एक तरह का फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, मतलब इफ आई एम डिप्रेस्ड एंड आई एम कॉन्शियस अबाउट इट देन इट इज अ फैक्ट। अब इलस्ट्रेशन देखिए, that there are certain objects arranged in certain order in a certain place is a fact. That a man heard or saw something is a fact. That a man said certain word is a fact. अब देखिए मैं यहीं से एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने किसी को मान लें कि माँ की गाली दी, ये एक फैक्ट है। अगला आदमी कहता है कि नहीं दी है, उसने गाली नहीं दी है, तो ये फैक्ट अब बन जाएगा अपने आप में फैक्ट इन इशू। और फैक्ट इन इशू वो होता है, फैक्ट इन इशू वो चीज होती है जिससे कोई राइट आपकी एजर्ट और डिनाई हो, जिससे एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या लियाबिलिटी या डिसेबिलिटी या एजर्शन एंड डिनाइल हो, वो चीज आपकी होती है फैक्ट इन इशू। उसने अगर गाली दी है, प्रोवोक किया है, तो उसको उसकी सजा मिलेगी। प्रोवोकेशन की वजह से उसका मर्डर हो गया तो अगले को सजा कम होगी। तो इन चीजों की वजह से कि वो ऐसा नहीं था, अब उसको प्रूफ करने के लिए, मतलब एक एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस आप प्रूफ कर रहे हैं, जिससे लियाबिलिटी और डिसेबिलिटी आपकी डिसाइड हो रही है, तो वो चीज होती है फैक्ट इन इशू। अब दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट, कि फलाना जज इज अ वेरी करप्ट पर्सन, तो दैट इज अ फैक्ट इफ ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ रेपुटेशन। देन अब आइए फैक्ट इन इशू पे, फैक्ट इन इशू पे आइए। द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट। एनी फैक्ट क्या है, आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिल गए, जहां तक कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति, एक शख्स अगर कोई ओपिनियन रखता है, वो भी और लोगों को पता है, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है। अब ये देखिए आप यहाँ पे फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability is asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब सूट के डेफिनेशन के लिए आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा, ऑर्डर 1 वगैरह में, ऑर्डर 1 से 4 के बीच में आपको मिलेगा कि जहां पे कोई राइट क्लेम करने के लिए आप कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर देते हैं, एक एप्लीकेशन दे देते हैं, वो सूट हो जाता है। कंप्लेंट, प्लेंट ही को सूट कहा गया है, तो वही सूट है। तो यहाँ पे क्या बता दिया फैक्ट इन इशू में, जिस चीज से आपको एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की लायबिलिटी तय हो रही है, डिनायल एजर्शन हो रहा है, वो आपका फैक्ट इन इशू है। और इस चीज को आप रिलेट कीजिए जो मैंने आपको बताया, फैक्टम प्रोबेंडम द प्रिंसिपल फैक्ट एंड फैक्टम प्रोबेंशिया द एविडेंशियरी फैक्ट। ये जो आप देख रहे हैं ना फैक्ट इन इशू, ये एविडेंशियरी फैक्ट है, ये किसी बड़े फैक्ट को होना या ना होने को प्रूव कर रहा है। और वो फैक्ट होने या ना होना जब प्रूव हो जाएगा तो राइट, लियाबिलिटी, एजर्शन, डिनाइल की बात तय होगी। तो दिस इज फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। एग्जांपल के साथ भी मैंने आपको बता दिया। अब फैक्ट हो गया क्लियर, फैक्ट इन इशू हो गया क्लियर। अब तीसरी बात, रेलिवेंट। व्हाट इज रेलिवेंट? अब जो इंद्रप्रीत ने अभी सवाल मुझसे पूछा कि कैरेक्टर के ऊपर सवाल, मैं आऊंगा इस चीज पे, लेकिन मैं हल्का सा बताता हूँ। क्रिमिनल लॉ में कैरेक्टर की वैल्यू नहीं है, नहीं बोल सकता, लेकिन अगर वो क्रिमिनल ये कहता है कि अपने बचाव में कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हूँ मैं, आई एम अ वेरी गुड मैन, आई एम अ वेरी जेंटल पर्सन, इस तरह से अगर वो बताता है, आई एम हैविंग अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, अगर वो ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल असॉल्ट का केस उसके ऊपर हो रहा हो, इन दैट केस ही सेज कि I am a very good person, I have never faced this kind of allegation against me and my reputation is very good in society। तो वो अगर ये कह देता है, तब रिप्लाई में कोई आके कह सकता है कि आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के ये पहले भी केसेस थे, या चोरी का इल्जाम लगता है, कहता है मैं तो बहुत शरीफ हूँ सोसाइटी में, आप पता कर लो, कहता है जब, उसके बाद पुराना केस आ जाएगा। ये देखो, इवन कि जब सीआरपीसी में केस चल रहा होता है तो जज आपके खिलाफ बायस ना हो जाए, तो ये अलाउ नहीं है बताना कि पुराना आपके ऊपर मुकदमा चल चुका है कई दफा। लेकिन जब आपके वकील साहब कहेंगे ये बहुत शरीफ हैं, तो अगला वकील बताएगा ये देख लो, सेंटेंस होने के बाद प्रॉपर पुराने केस का जिक्र होगा कि पुराना कन्विक्शन हुआ था, ताकि कन्विक्शन डिसाइड हो सेकंड टाइम, पहले नहीं कि वो बायस हो जाए। तो कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन रिप्लाई में रेलिवेंट है।
ये आपको मिलेगा 51 to 55 में। यू हैव टू गो थ्रू सेक्शन 51 to 55। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 1 to 4 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। 5 के बाद जो है 5 to 55 दैट इज रेलिवेंसी। अब रेलिवेंसी क्या है? रेलिवेंसी वो चीज है जो किसी चीज को रैशनली ज्वाइन करे, किसी ट्रांजैक्शन को, उसका होना या ना होना प्रूफ करे, उसको हम रेलिवेंसी कहते हैं। एक तो पहली चीज क्या है कि वो साइंटिफिकली रैशनली रिलेटेड हो। अगर वो सबूत ये दिया जाता है कि उसकी बहन ने सुना उसको कहते हुए, जब उसके भाई ने जला दिया उसकी भाभी को, कि आज तो मुझे इससे छुटकारा मिल गया, नाउ आई एम रिड ऑफ हर, तो ये चीज जो है वो रिलीवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उस ट्रांजैक्शन से एक रैशनल फॉर्म में रिलेटेड है, कि रैशनली ऐसा होता है, भले से उसने जलाते हुए नहीं देखा, तो ये चीज रेलेवेंट हो गई, ये फैक्ट रेलेवेंट हो गया। तो सबसे पहली चीज कि वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, उस फैक्ट से रिलेटेड हो, उस फैक्ट का होना या ना होना साबित हो, उसे हम रेलिवेंसी कहते हैं। इसके अलावा किसी और तरीके से बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वो रेलिवेंट हो जाए तो भी हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। और वो प्रोविजंस कहाँ दिए? 5 to 55। मतलब दो पार्ट हो गया, रैशनली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो, और दूसरा किसी भी सेक्शन के माध्यम से या जरिए से वो रिलेटेड हो। यहां तक बात क्लियर हुई? Yes. Is it clear? Yes, Mr. Rajiv. Yeah. Mr. Rajiv, you are muted. Yes. Thank you. Look, I think I got the drift very, very correctly. But can I summarize in my own words so that you can say whether my understanding is Yes, right sir. or not? I think it's good for all of us. Of course. The first thing is the fact. The second thing is fact in issue. The third thing is relevant fact, which are supporting facts as well. So fact is, for example, अगर मैं एक जमीन का टुकड़ा है उसके ऊपर जाके मैं एक बोर्ड गाड़ता हूँ कि ये प्रॉपर्टी राजीव चौहान की है. So far, it is only a fact that I have put in a board saying ये property राजीव चौहान की, ये plot जो है राजीव चौहान का है. Unless it is contested by someone, there is not a question of fact in issue. Am I right? Absolutely right. अगर किसी ने contest ही नहीं किया उसको, तो फिर तो वो fact ही रहा, fact in issue का कोई सवाल नहीं, there is no dispute. बिल्कुल सही है। अब let's assume there's a dispute and somebody comes in and says, no, this is actually my property. ये गलत बोर्ड लगाया इन्होंने. So then the fact in issue is, while I am claiming it to be mine, he claims it to be his. So that's a fact in issue which needs to be determined. Yeah. So then I go and I produce some evidentiary, material which says, no, look at these relevant facts which are supportive of my what you called as factum probandum, saying, ये मेरी खसरा गिरदावरी है. This is my extract of the land laws. This is my father's name. This is the tax that I have paid to the government. This is the property tax papers. All those become facts, relevant facts. But दूसरा वो आता है कि मेरे जो दूसरा प्लॉट है उसके अंदर जो पानी जा रहा है वो इस प्लॉट के अंदर से होके जा रहा है और सालों से जा रहा है, जो मेरे ग्राम पंचायत में भी लिखा हुआ है, सब कुछ है. So the contest is between these two, which are relevant facts produced by both the parties. So is my understanding right so far? It is awesome, and I think it is excellent summing up of what I have. It is perfect. It is absolutely perfect. You have given a very good illustration, and by giving your own illustration, Mr. Rajiv, you have, made it ample clear कि फैक्ट क्या होता है, फिर फैक्ट इन इशू कैसे बनता है डिस्प्यूट के बाद, और फिर रेलिवेंसी क्या होती है, और वो रेलिवेंसी कैसे डिसाइड होगी कि ये जो आपका मेन प्रिंसिपल फैक्ट था उसका होना ना होना ये कैसे प्रूफ कर रहा है, जो हमने देखा फैक्ट इन इशू में, और ये ट्रांजैक्शन के पार्ट्स हैं या नहीं है. जैसे ये सिविल था, क्रिमिनल होता तो ट्रांजैक्शन का पार्ट भी देखा जाता. और फिर दूसरा कि ये जो हमारे 55 सेक्शंस हैं इनके वजह से किसी तरीके से वो फैक्ट बन जाता है. जैसे कॉज, जैसे किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट, ओकेजन, कि किस ओकेजन पे आपने वो जाके डाला, अगला कुछ करने वाला था उससे पहले आपने जाके अपना बोर्ड गाड़ दिया, आपको अंदेशा था ये करेगा, तो ये ओकेजन बन गया, ये भी रिलेवेंट हो गया. ये रिलेवेंट क्यों बना, जबकि हो सकता है शायद सेम ट्रांजैक्शन ना हो, गैप ज्यादा हो. क्यों? क्योंकि रैशनली कनेक्टेड है, और इसी रैशनैलिटी को हमारे बेर एक्ट में भी बता दिया है उन्होंने. इसके बाद अगर कोई फैक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नया, कोई कागज लेके आ रहे हैं, तो वो भी बन गया रिलेवेंट.